चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन। जैसे कि आपको पता है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, या बोले कि अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ज़रूरत है क्लासिफिकेशन की, क्यों कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ द एम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या एम है। तो देखिए, जो हमारे आसपास इतने टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट देखिए कितने टाइप के अलग अलग, एनिमल्स देखिए कितने टाइप के हैं, और भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। तो ह्यूमन यूज़ के लिए इन सभी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जब की जाए तो काफ़ी मुश्किल काम होगा। भाई अलग अलग एक एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग याद रखना काफ़ी मुश्किल काम है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है। तो इस मुश्किल काम को इजी बनाने के लिए ऑर्गेनिजम्स को उनके सिमिलर डिसिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, उनके नाम रखे जाते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होता है कि उनको याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है और उनकी स्टडी करना काफ़ी आसान हो जाता है। कैसे, जैसे एक ग्रुप के बारे में आपको पता करना है तो सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पता करें, बाकी सभी ग्रुप के फीचर्स या उनके बारे में आपको आसानी से पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रुप बना ही किसके बेसिस पर है, सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पर बना है। इसलिए एक ग्रुप एक ऑर्गेनिज्म का पता करें, बाकी ग्रुप के मेंबर्स के बारे में अपने आप पता चल जाता है। तो ये था एम क्लासिफिकेशन का, ठीक है। अब तक के जो चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन किया कैसे जाता है, क्या उसके प्रोसीजर है, क्या उसका प्रिंसिपल है, किस प्रोसीजर के ऊपर काम करके क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स का, ये पढ़ा था। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन के अटेम्प्ट सबसे पहले किसने किया, किस साइंटिस्ट का किस टाइप का क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन कब दिया गया, किस बेसिस पर दिया, क्या आधार था उस क्लासिफिकेशन का। तो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए जो क्लासिफिकेशन है उन पे फोकस करना है, और उसके बाद जो कैटेगरीज है वो पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। तो देखिए, जो अर्ली अटेम्प्ट्स जो हुए क्लासिफिकेशन के लिए, तो ये जब ह्यूमन सिविलाइज्ड हुआ था, जब आदमी सभ्य हुआ, उसको अपने आसपास के बारे में पता लगा, जानकारी हुई, तो अर्ली अटेम्प्ट तभी से माना जाता है कि तभी हो गए थे। लेकिन जो ये अर्ली अटेम्प्ट्स हुए थे जब आदमी सिविलाइज्ड हुआ, तो ये साइंटिफिक बेसिस पर नहीं थे, यानी कि इनका आधार वैज्ञानिक नहीं था। ये नॉर्मली जो ह्यूमन का जो रिक्वायरमेंट है, जो जनरल रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे हुआ था। भाई जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, आपने सुना होगा, क्या है, रोटी कपड़ा मकान। तो ऐसे ही स्टार्टिंग में जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, फूड, जैसे रोटी बोलते हैं, फूड, शेल्टर रहने की जगह, एंड क्लोथिंग कपड़ा, ठीक है। तो खाना, रहना और पहनना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी आदमी की। तो इनको बेस मानकर क्या था, क्लासिफिकेशन किया गया। कोई साइंटिफिक आधार नहीं था ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का, क्लासिफाई करने का अलग अलग कैटेगरीज में। तो पहली बार जो साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने पहली बार साइंटिफिक बेसिस पर दिया। इन्होंने जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन की, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इनको बेस ना मान के साइंटिफिक बेस मानना, और उसके बेसिस पर क्या किया, एनिमल्स को क्लासीफाई किया। इन्होंने बेस मानने के लिए कौन सा कैरेक्टर लिया, इन्होंने लिया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को इन्होंने बेस माना और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये वैसे कैरेक्टर जो हमें बाहर से दिखाई दे जाते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए। जैसे कोई प्लांट अगर बहुत लंबा है तो हमें दिखाई दे रहा है बाहर से, मीडियम हाइट का है कि छोटी हाइट का है, तो ये क्या है, इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और अलग अलग टाइप के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं। तो उस बेसिस पर क्या किया, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। तो इन्होंने प्लांट्स को अलग क्लासीफाई किया और एनिमल्स को अलग किया। प्लांट्स को इन्होंने क्या किया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, ट्रीज, ठीक है, मीडियम हाइट के प्लांट्स होते हैं, श्रब्स, और बहुत ही छोटे छोटे
हाइट के जो प्लांट होते हैं उनको हर्ब्स, जो कि आपके जैसे घर में गमले वगैरह में लगे रहते हैं। तो 3 कैटेगरीज ये बनाई। ऐसे ही बात करते हैं तो एनिमल्स को इन्होंने कैसे क्लासीफाई किया? एनिमल्स का क्लासिफिकेशन इन्होंने ऐसा किया कि ऐसे एनिमल जिनका ब्लड रेड था, ठीक है, रेड ब्लड वाले एनिमल्स, उनको अलग रख दिया कैटेगरी, उनकी अलग बनाई, और जिनका ब्लड ग्रुप रेड नहीं था, ठीक है, उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया। तो पहली बार साइंटिफिक बेसिस पर एरिस्टोटल ने दिया था, जिनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी भी कहते हैं। तो ये था पहला। उसके बाद में बात आती है, देखिए बहुत सी कमियां इसमें दिखाई दे ही रही है आपको कि आज के बेसिस पे लेते हैं तो ये काम नहीं करेगा। तो इसके बाद जाहिर सी बात है आगे कुछ क्लासिफिकेशन और आए होंगे। जब क्लासिफिकेशन की बात हो रही है तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस, उनका नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कैरोलस लीनियस के टाइम पर जो क्लासिफिकेशन दिया गया, या फिर कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया, उसमें इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टोटल 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। इसलिए इनके क्लासिफिकेशन को क्या कहा गया? 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने दिया है, ठीक है, जिसमें इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टोटल 2 किंगडम या 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। इसमें इन्होंने जो पहला कैटेगरी थी वो थी किंगडम, पहला जो किंगडम बोला इन्होंने बनाया वो थी किंगडम प्लांटी, जिसमें सभी प्लांट और कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म भी इन्होंने डाले। दूसरी कैटेगरी आती है कि दूसरा किंगडम आता है किंगडम एनिमेलिया, जिसमें सभी एनिमल्स और कुछ और ऑर्गेनिज्म भी इन्होंने डाले। तो इनका भी जो बेस था वो क्या था? साइंटिफिक बेस था। तो इसके लिए इन्होंने कुछ साइंटिफिक जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है, उनको लिया। जैसे सेल वॉल मेन था इनका, सेल वॉल। ऐसे ही कुछ और की बात करें नॉर्मल तो लोकोमोशन, ठीक है, और आपके जो न्यूट्रिशन था वो आ जाता है। तो मेन हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की, लोकोमोशन भी ले लेते हैं चलो। तो किंगडम प्लांटी, तो प्लांटी के अंदर, भाई प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, भाई सभी के अंदर, सभी प्लांट में क्या होती है? सेल वॉल होती है। क्या एनिमल में होती है सेल वॉल? नहीं होती, एब्सेंट होती है। किंगडम प्लांटी जो प्लांट्स होते हैं, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं? लोकोमोशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एनिमल्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी बेसिस पर क्या किया इन्होंने? मेन सेल वॉल को लेते हैं अगर, इसी बेसिस पर इन्होंने इस किंगडम प्लांटी के अंदर क्या डाले? सभी के सभी जितने भी प्लांट्स हैं वो डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। साथ में इन्होंने जो एल्गी हैं, एल्गी को भी इन्हीं के अंदर डाल दिया। और क्या किया? फंजाई भी इन्होंने इसी के अंदर डाल दिया। और क्या किया? ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, BGA, जिनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, वो भी इसी के अंदर डाल दिया। कुछ यूनिसेलुलर एल्गी, क्लेमाइडोमोनास वगैरह, इस तरीके से ये भी इसी के अंदर डाल दिए, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी प्लांट्स के साथ में और भी चीज़ें इन्होंने, और ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर डाल दिए। ऐसे ही एनिमल्स की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो इसके अंदर डाल दिए। और जैसे जो कुछ आज के टाइम पे हम प्रोटोजोआ पढ़ते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ये भी इन्होंने इसके अंदर डाल दिए अकॉर्डिंग टू सेल वॉल। अब देखिए प्लांट्स में सेल वॉल होती है, ठीक है, और एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैक्टीरिया भी लिख देता हूँ इसके अंदर, बैक्टीरिया भी लिख देते हैं इसके अंदर। तो प्लांट्स में सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। एल्गी में होती है, सेलुलोजिक होती है। फंजाई में होती है, काइटिन की बनी होती है। इस तरीके से ये जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लिखे अलग अलग टाइप के, इन सभी में सेल वॉल होती है। एक कैटेगरी में डाल दिया इन्होंने। ऐसे ही इनमें सब में सेल वॉल नहीं होती तो इनको एक कैटेगरी में डाल दिया। कुछ इंपॉर्टेंट की हमने बात की यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की। बस यही एक कारण था जिससे इनके ड्रॉबैक्स आ गए, यानी कि कमियां। इस वजह से इनका क्लासिफिकेशन क्या हुआ? डिस्कार्ड कर दिया गया बाद में। वैसे तो काफ़ी टाइम तक चला ये क्लासिफिकेशन, लेकिन कुछ टाइम चलने के बाद में जब कमियां देखी गई तो ये डिस्कार्ड कर दिया गया, रद्द कर दिया। क्यों? देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर जो मेन कैरेक्टर है, तो आप देखते हैं जैसे प्लांट्स और फंजाई ये नहीं रखने चाहिए आपस में, प्लांट्स बैक्टीरिया ये अलग कैटेगरी में आने चाहिए थे। देखिए जैसे
प्लांट्स हैं। प्लांट किस में आते हैं? प्लांट्स आपके होते हैं कैसे? प्लांट्स होते हैं यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स होते हैं। एनिमल्स भी यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। एल्गी यूकैरियोट्स हैं, फंजाई यूकैरियोट्स हैं, क्लेमाइडोमोनास यूकैरियोट्स हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं सब प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं आपको पता होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा। फिर ही बता देता, यूकैरियोट्स क्या आते हैं? यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मतलब कैरियोन, ट्रू न्यूक्लियस। मान लीजिए एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लिक मटेरियल होता है। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है तो इस तरीके की सेल क्या कहलाती है? यूकैरियोटिक। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो उसको इस तरह की सेल क्या हो जाती है? प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो इन्होंने प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया वगैरह और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया, ये गलती होगी। दूसरी बात क्या देखते हैं कि आप देखते हैं फंजाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो फंजाई हैं, ठीक है, फंजाई क्या करते हैं भाई? फंजाई जो है प्लांट की तरह ग्रो करते हैं, ठीक है, प्लांट्स की तरह तो क्या करते हैं? सेम ग्रो करते हैं। प्लस साथ में क्या होती है? इनके अंदर सेल वॉल होती है। बाकी ये डिफरेंस है कि इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल की सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन फिर भी चलो मान लिया कि सेल वॉल है प्लांट की तरह ग्रो करते हैं, सेम हो गया। लेकिन ये हिट्रोट्रोपिक होते हैं, अपना फूड खुद नहीं बना सकते, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। ये करेक्टर एनिमल्स की तरह है इनका। ये करेक्टर किसकी तरह है? ये एनिमल्स की तरह है। तो इनके फंजाई के अंदर क्या है कि प्लांट के भी करेक्टर आ रहे हैं, एनिमल्स के भी करेक्टर आ रहे हैं। तो ना तो इसको प्लांट में रख सकते, ना ही इसको एनिमल के साथ में रख सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक अलग से भाई प्लांटी और एनिमेलिया के अलावा एक किंगडम की और रिक्वायरमेंट पड़ रही है कि एक किंगडम और होना चाहिए जिसके अंदर हम फंजाई को रख सकें, जिसके अंदर हम बैक्टीरिया को रख सकें अलग से एक और, ठीक है। और बात करते हैं तो यहाँ पर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में चलो सेल वॉल नहीं है, अमीबा में नहीं है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स कैसे होते हैं? एनिमल्स कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मल्टी सेलुलर। जबकि अमीबा और पैरामीशियम कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो कैरोलस लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। दूसरी बात बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। प्लस फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, जैसे फंजाई कैसे हैं? नॉन फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। और प्लांट्स कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक है। तो फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में क्लास डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। इस तरीके से क्या हुआ? इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बाद में एक और क्लासिफिकेशन आया होगा। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसके बाद में 3 आए होंगे, 4 वाला आया, 5 वाला आया, इस तरीके से। तो वैसे तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, 2 के बाद सीधा 5 वाला दिया हुआ है आर एच विट्टेकर का। लेकिन मैं हल्का हल्का आपको लेके चलता हूँ सिक्वेंस से कि 2 किंगडम सिस्टम के बाद में किस तरीके से 3rd आया, 4th आया, इसकी बात करते हैं। भाई 2 के बाद में 3 आता है, ठीक है। ये किसने दिया था? E.H. हैकल ने, E.H. हैकल ने दिया था 1866 में, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? देखो पहले तो क्या था अपना किंगडम, कौन सा था? किंगडम प्लांटी था, किंगडम एनिमेलिया था, और एक और की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, ठीक है। तो यहां पर जो इन्होंने जोड़ा वो जोड़ा किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंदर क्या रखे भाई? इसमें सभी प्लांट्स थे, सभी एनिमल्स हैं। इसके अंदर क्या रखे गए? सभी इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इसके अंदर रख दिए गए। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा, जिसको अलग कर दिया गया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। इस तरीके से सभी इसके अंदर रख दिए गए।
अब उसके बाद में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में देखिए अभी भी मोनेरा नहीं जुड़ा, यानी कि बैक्टीरिया वाला जो किंगडम है वो तो आया ही नहीं, अभी बैक्टीरिया कहाँ, बैक्टीरिया आया नहीं, तो उसके बाद में क्या आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था, ये दिया था कोपलैंड ने 1956 के अंदर। इन्होंने क्या किया भाई, किंगडम प्लांटी था, ठीक है, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, इन्होंने नंबर 4 ऐड कर दिया, कौन सा, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा इन्होंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। किंगडम मोनेरा के अंदर क्या आ गए, इनके अंदर आ गए ऑल प्रोकैरियोट्स, सभी प्रोकैरियोट्स इसके अंदर आ गए, जैसे बैक्टीरिया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, सभी के सब जो प्रोकैरियोट्स थे वो सब इसी के मोनेरा के अंदर आ गए, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको दिखाई दे रहा है कि फंजाई के लिए अलग से बनना चाहिए, वो अभी नहीं आया, इसका मतलब फिर एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा। तो देखिए आपके जो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो आपके 2 किंगडम है, 3 और 4 नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, इसका ध्यान रखें आप किस तरीके से आया है। अब बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसी के बेसिस पर क्या पूरा चैप्टर भी है। तो नेक्स्ट जो आ रहा है क्या नाम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, R.H. विट्टेकर ने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1969 के अंदर। इन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 आ रखे थे, 5वां ये आ गया फंजाई। तो इनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन माना जाता है, एक्सेप्टेबल है आज के टाइम पर भी, ठीक है। तो मोनेरा के अंदर कौन आते हैं, मोनेरा के अंदर सभी के सब प्रोकैरियोट्स आते हैं, सभी के सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, इस तरीके से सब के सब जो प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं वो सब मोनेरा में। और बाकी के अगर हम देखते हैं प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया तक, ये सब किस में है, ये सब आ रहे हैं किसके अंदर, ये सब यूकैरियोट्स होते हैं। अगर हम देखते हैं तो ये सब क्या है, ये सब यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटिस्टा में आते हैं सब क्या, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, देखो याद रखना इसमें आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फंजाई इसमें क्या आते हैं, इसमें भी यूकैरियोट्स आते हैं, लेकिन ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। फंजाई कुछ एक यूनिसेलुलर होते हैं जैसे यीस्ट वगैरह, लेकिन मोस्टली मल्टी सेलुलर। तो ये प्लांटी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, एनिमेलिया मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। तो 5 कैटेगरी में डिवाइड किया इस तरीके से। इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड किस पर था, क्या क्राइटेरिया थे, सेल स्ट्रक्चर, भाई सेल किस तरीके, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, सेल वॉल किसकी बनी है, ठीक है ना, सेल वॉल किसकी बनी है, सेल स्ट्रक्चर हो गया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉडी किस तरीके की, जैसे एल्गी वगैरह में क्या बोलते हैं बॉडी को, थैलस, ठीक है, इस तरीके से बॉडी किस तरीके से बनी हुई है पूरी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक है कि हिट्रोट्रॉपिक है, अपना फूड खुद बना सकते हैं कि दूसरे के ऊपर डिपेंड है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, कैसे है, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मींस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि कितना वो एक दूसरे से मेल खाता है, एंसेस्टर किसके ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं। तो इसी सीक्वेंस में लिखा गया है। सबसे पहले कौन माने जाते हैं एवोल्यूशन में, सबसे पहले माना जाता है कि बैक्टीरिया वगैरह, प्रोकैरियोटिक सबसे पुराने माने जाते हैं। मानते हैं कि प्रोकैरियोटिक से कौन आया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आया। यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन है, प्रोटिस्टा। तो यानी कि मोनेरा से कौन बने, प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से ही बाद में क्या बने, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, सब किससे आए बाद में, इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट से आए बाद में। तो ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी दिखाता है। इसी क्लासिफिकेशन में एक टेबल दी गई है एनसीईआरटी के अंदर, कभी कभी उसमें से क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है, या फिर इसी टेबल को दे देते हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है, देखो जो इसके कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे सेल टाइप, सेल वॉल। तो सेल टाइप हमने बताया पहले, मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं, आप टेबल देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर भी, प्रोकैरियोटिक होते हैं, और बाकी सब क्या है, सब यूकैरियोटिक है।
तो इसमें से एक किंगडम मोनेरा तो प्रोकैरियोटिक, बाकी सब 4 कैसे हैं, यूकैरियोटिक, यानी सब में ट्रू न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, मोनेरा में नहीं पाया जाता। सेल वॉल की बात करते हैं तो मोनेरा के अंदर नॉन सेलुलोजिक, देखिए प्लांट के अंदर कैसी होती है, सेलुलोज की बनी हुई, तो जिसके अंदर सेलुलोज की बनी हुई नहीं उसको क्या बोलते हैं, नॉन सेलुलोजिक। नॉन सेलुलोजिक है तो फिर बनी किसकी है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। पॉलीसैकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और अमीनो एसिड क्या है, जिससे प्रोटीन बनी होती है, और प्रोटीन को क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसको आप पेप्टाइडोग्लाइकेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। पेप्टाइडो क्या हो गया आपका, पॉलीपेप्टाइड चेन, अमीनो एसिड जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, और ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन भी लिख सकते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्टा में जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा ये आते हैं, ठीक है, और भी आते हैं। तो मोस्टली में तो क्या होती है, अब्सेंट होती है, लेकिन किसी किसी में प्रेजेंट होती है, जैसे डाइएटम्स वगैरह उनमें प्रेजेंट होती है। फंजाई के अंदर क्या होती है, विदाउट सेलुलोज, प्रेजेंट तो होती है लेकिन सेलुलोज की नहीं बनी होती, तो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, जिसको फंगल सेलुलोज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांटी के अंदर तो होती है, बहुत अच्छे से डेवलप होती है, और किसकी है, सेलुलोज की बनी होती है। एनिमेलिया, एनिमल्स में तो होती ही नहीं है, अब्सेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए भाई, मोनेरा, अब बोलते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, यूकैरियोटिक में होती है, तो जहाँ पर प्रोकैरियोटिक है वहाँ पे नहीं होगी, और जहाँ पर यूकैरियोटिक है वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इसका मतलब पहले वाले में नहीं होगी मोनेरा में, बाकी सब में प्रेजेंट होगी। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली, तो वही उनकी सेल है, वही उनकी बॉडी है, वही उनकी कंप्लीट सेल है और वही उनकी कंप्लीट बॉडी है, एक सिंगल सेल वही बॉडी, तो सेलुलर। ऐसे ही सेम क्या होता है, प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो वही एक ही सेल है, वही उनकी सेल है, वही उनकी बॉडी है, तो सेलुलर। उसके बाद फंजाई की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर लिखा हुआ है, कुछ एक अलग जो यहाँ पर नहीं है, देखो फंजाई में जैसे यीस्ट भी आते हैं, तो यीस्ट यूनिसेलुलर होता है, लेकिन मोस्टली कैसे मल्टी सेलुलर होते हैं, लूज टिश्यू, यानी कि सेल मिलके क्या बनाने की कोशिश करती है, टिश्यू, लेकिन पूरी तरह डेवलप नहीं है। प्लांटी के अंदर आते हैं तो टिश्यू ऑर्गन, यानी कि सेल मिलके टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। एनिमेलिया की बात करते हैं तो टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है, जैसे हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन्स है ना, सिस्टम है हमारे अंदर, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इस तरीके से सिस्टम है हमारे अंदर, ठीक है। ऑर्गन्स, उसके नीचे ऑर्गन्स आते हैं, तो सब हमारे अंदर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मोनेरा के न्यूट्रिशन की, तो ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दोनों है, यानी कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस, कीमो ऑटोट्रोप्स बोलते हैं उनको, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है। इनकी जो फोटोसिंथेसिस होती है बैक्टीरिया वगैरह की, मोनेरा की, इनमें जो मेन फोटोसिंथेसिस डिफरेंस ये होता है कि जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स जिनको करते हैं उसमें तो ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन मोनेरा बैक्टीरियल जो फोटोसिंथेसिस होती है उनमें ऑक्सीजन नहीं निकलती। हेटरोट्रोप भी होते हैं, जैसे पैरासाइट होते हैं कुछ बैक्टीरिया, ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक दोनों हो सकते हैं। ऐसे ही प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में जैसे हम बात करते हैं, जैसे सबसे नॉर्मल कॉमन सुना होगा आपने, यूग्लिना, तो जब उसके फूड अवेलेबल नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है वो। हेटरोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक दोनों होते हैं, जैसे आपका हेटरोट्रोपिक में अमीबा, पैरामीशियम ये आ जाएगा। फंजाई हेटरोट्रोपिक होते हैं, सैप्रोफिटिक आती है कैटेगरी। हेटरोट्रोपिक देखो कई टाइप होते हैं हेटरोट्रोपिक में, पैरासिटिक हो सकता है, सैप्रोफिटिक हो सकता है, होलोजोइक हो सकता है। तो ये सैप्रोफिटिक होते हैं, सड़ी गली चीज़ों पे ग्रो करते हैं फंजाई, ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इस पे ये ग्रो करते हैं सड़ी गली चीज़ों पे। फंगस लगता है ना, अचार वगैरह पर लग जाता है, सड़ी हुई चपाती वगैरह होती है उस पर लग जाता है, तो सैप्रोफिटिक बोलते हैं। प्लांट्स कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस से करते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। और एनिमेलिया, हम कौन है, ईट्रोट्रोपिक, अपना फूड खुद नहीं बनाते, दूसरे पे डिपेंड करते हैं, मोस्टली प्लांट पे, ठीक है। और जैसे बोलते हैं कि होलोजोइक, यानी कि जो फूड निकल के खाते हैं अपना, इंटरनल डाइजेशन कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है। देखिए हीटरोट्रोपिक के अंदर जैसे हम है होलोजोइक, तो हमारा डाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है। सैप्रोफिटिक में क्या होता है, बॉडी के बाहर होता है डाइजेशन,
एंजाइम रिलीज कर देते हैं और बाहर ही सड़ना शुरू हो जाता है, डिकम्पोजिशन, उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं फंजाई वगैरह सीधा बाहर से। तो ये थे फीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो क्लासिफिकेशन था 5 किंगडम, वो मॉर्फोलॉजिकल, वो एनाटॉमिकल, वो उसके रिप्रोडक्टिव बेसिस पर, और साथ में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मींस एवोल्यूशन के बेसिस पर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया कि कैसे एवोल्यूशन के दौरान पहले ऑर्गेनिज्म कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, इस तरीके से ध्यान दिया गया। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। अब एवोल्यूशन के ही तरीके से अगर देखते हैं तो क्या 5 किंगडम के बाद कोई क्लासिफिकेशन आया है? आया है, हल्का सा बात करते हैं उसकी, वो था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई खास अंतर नहीं है। इतना अंतर है कि देखो ये क्लासिफिकेशन जो दिया था वो कार्ल लुईस ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, जो विट्टेकर का जो क्लासिफिकेशन था 5 किंगडम, उसी को क्या किया, मोनेरा को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर आर्कीबैक्टीरिया अलग से भी दिया गया है, इसलिए बताना जरूरी है। तो यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। और एक होते हैं आर्कीबैक्टीरिया, ये जनरली एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, प्रिमिटिव टाइप के हैं। एक्सट्रीम जैसे हाई, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे पाए जाएं, जैसे इस तरीके के होते हैं, जिनकी बात हम मोनेरा के अंदर करेंगे डिटेल में। तो यू बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया मोनेरा को डिवाइड कर दिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया में आपके नॉर्मल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह ये आगे, बाकी के इसके अंदर आगे एक्सट्रीम मोफाइल्स जो होते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में आने वाले, वो आर्कीबैक्टीरिया में। तो यहाँ से कितने हो गए, ये पहली कैटेगरी, दूसरी, 3, 4, 5, 6, तो 6 कैटेगरी में ये डिवाइड हो गया, इसलिए क्या बोला, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कार्ल लुईस का इसको कहा जाता है। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं आप, तो यहाँ पर इन्होंने ये देखा कि जितने भी ये हमने ये 6 कैटेगरी लिखी, ये कहीं ना कहीं 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। इन 3 कैटेगरी को इन्होंने क्या बोला, डोमेन्स बोला। क्या बोला, डोमेन्स। तो 3 डोमेन्स में इन्होंने डिवाइड किया। पहले वाला जैसे ये था, इसको क्या, ये बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। दूसरे वाला हो गया आर्किया, आर्किया, और ये सभी के सब चारों जो हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सब क्या है, ये यूकैरियोट्स हैं। तो यूकैरियोट के लिए क्या लगा दिया, यूकैरिया। तो एक्चुअल में जो 6 किंगडम है, 6 किंगडम है, ये एक्चुअल में 3 के पार्ट हैं, 3 डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया, इस तरीके से। और इन्होंने ये भी कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया, इन सभी के कॉमन एंसेस्टर थे। कॉमन एंसेस्टर यानी कि सभी के पूर्वज एक थे, ये सभी एक ही पूर्वज से आए हैं, सबका एवोल्यूशन एक से ही हुआ है, एक ही टाइप के कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। कॉमन एंसेस्टर के लिए वर्ड यूज किया प्रोजीनोट, प्रोजीनोट, ये वर्ड याद रखिएगा कि सभी एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। इस कॉमन एंसेस्टर को क्या बोलते हैं, प्रोजीनोट कहते हैं। जैसे मोनेरा आए पहले, उसके बाद में मोनेरा से यूनिसेलुलर यूकैरियोट, प्रोटिस्टा, और बाद में प्रोटिस्टा से सब के सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई वगैरह, ये सब बाद में इनसे आए हैं। तो ये था आपका नॉर्मल क्लासिफिकेशन का जो पार्ट था। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मोनेरा की, और मोनेरा में हम पूरा का पूरा डिटेल में इसके बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।